जनरल ने प्रथम और प्रमुख से कैसे मुलाकात की। ग्रोलेवॉग्स को छोड़ने के बाद जनरल गुफ को रिपल लैंड को फिर से पार करना पड़ा और उसे यह करना अच्छा नहीं लगा। शायद उसकी मूंछों को एक एक करके उखाड़ना और एक अच्छे स्वभाव वाले जेलर के मासूम मनोरंजन के लिए पिनकुशन के रूप में इस्तेमाल करना गुफ के स्वभाव की गुणवत्ता में सुधार नहीं लाया था, क्योंकि बूढ़ा नोम अपने साथ हुए अन्याय को याद करके भड़क गया और उसने ग्रोलेवॉग्स से बदला लेने की कसम खाई जब उसने उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया और रोज को जीत लिया। वो इस उग्र तरीके से तब तक चलता रहा जब तक कि वो रिपल लैंड के आधे हिस्से को पार नहीं कर गया। फिर उसे समुद्री बीमारी हो गई और बाकी रास्ते में ये शरारती नोम लगभग उतना ही दुखी था जितना कि वह होने का हकदार था। लेकिन जब वह फिर से मैदानों में पहुंचा और उसके पैरों के नीचे जमीन ठोस हो गई तो उसे बेहतर महसूस होने लगा और घर वापस जाने के बजाय वह सीधे पश्चिम की ओर मुड़ गया। एक पेड़ पर बैठी गिलहरी ने उसे इस रास्ते पर जाते हुए देखा और उसे चेतावनी देते हुए पुकारा, सावधान रहो। लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। एक चील हवा में अपनी उड़ान में रुकी और उसे आश्चर्य से देखा और कहा, सावधान रहो। लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। कोई भी यह नहीं कह सकता कि गुफ बहादुर नहीं था, क्योंकि उसने उन खतरनाक जीवों फानफासम्स से मिलने का निश्चय किया था जो फैंटास्टिको के भयानक पहाड़ की चोटी पर रहते थे। फानफासम्स एर्ब्स थे और नश्वर और अमर दोनों ही उनसे इतने डरते थे कि कई हजार सालों से कोई भी उनके पहाड़ी घर के पास नहीं गया था। फिर भी जनरल गुफ ने उन्हें अच्छे और खुशहालोज लोगों के खिलाफ अपने प्रस्तावित युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद की। गुफ को अच्छी तरह पता था कि फानफासम नोम्स के लिए लगभग उतने ही खतरनाक होंगे जितने कि वे ओजाइट्स के लिए थे, लेकिन वह खुद को इतना चतुर समझता था कि उसे विश्वास था कि वह इन अजीबोगरीब जीवों को नियंत्रित कर सकता है और उन्हें अपनी आज्ञा मानने पर मजबूर कर सकता है। और इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर वह फानफासम की सेवाओं को शामिल कर सकता है तो उनकी जबरदस्त शक्ति, ग्रोलेवॉग्स की ताकत और विम्सिज की चालाकी के साथ मिलकर उसकी भूमि को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। इसलिए बूढ़ा नोम पहाड़ी की तलहटी पर चढ़ गया और जंगली पहाड़ी रास्तों पर घिसटता हुआ तब तक चला जब तक कि वह एक बड़ी खाई तक नहीं पहुंच गया जो फैंटास्टिको पर्वत को घेरे हुए थी और फानफासम के प्रभुत्व की सीमा रेखा को चिन्हित करती थी। ये खाई पहाड़ की चढ़ाई के लगभग एक तिहाई रास्ते पर थी और ये लाल गर्म पिघले हुए लावा से लबालब भरी हुई थी, जिसमें अग्नि सांप और जहरीले सैलामेंडर तैर रहे थे। इस द्रव्यमान की गर्मी और इसकी जहरीली गंध दोनों इतनी असहनीय थी कि पक्षी भी खाई के ऊपर से उड़ने में झिझकते थे, लेकिन इसके चारों ओर चक्कर लगाते थे। सभी जीवित चीजें पहाड़ से दूर रहती थीं। अब गुफ ने अपने लंबे जीवनकाल में इन भयानक फानफासम की कई कहानियां सुनी थीं, इसलिए उसने पिघले हुए लावा के इस अवरोध के बारे में सुना था और उसे ये भी बताया गया था कि एक जगह पर एक संकरा पुल था जो इसे पार करता था। इसलिए वह किनारे पर चला गया जब तक कि उसे पुल नहीं मिल गया। ये भूरे पत्थर का एक एकल मिहराब था और इस पुल पर एक लाल रंग का मगरमच्छ सपाट लेटा हुआ था जो गहरी नींद में सो रहा था। जब गुफ चट्टानों पर ठोकर खाकर पुल के पास पहुंचा तो उस प्राणी ने अपनी आंखें खोली, जिनसे छोटी छोटी लपटें सभी दिशाओं में फैल गईं, और घुसपैठिए को बहुत दुष्टता से देखने के बाद लाल रंग के मगरमच्छ ने अपनी पलकें फिर से बंद कर लीं और शांत लेट गया। गुफ ने देखा कि संकरे पुल पर मगरमच्छ को पार करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने उसे आवाज दी, सुप्रभात मित्र, मैं तुम्हें जल्दी नहीं करना चाहता, लेकिन कृपया मुझे बताओ कि तुम नीचे आ रहे हो या ऊपर जा रहे हो। दोनों में से कोई नहीं, मगरमच्छ ने अपने क्रूर जबड़े आपस में टकराते हुए कहा। जनरल झिझके, क्या आप वहां लंबे समय तक रुकेंगे? उन्होंने पूछा। कुछ 100 साल या ऐसा ही कुछ, मगरमच्छ ने कहा। गुफ ने धीरे से अपनी नाक के सिरे को रगड़ा और सोचने लगा कि क्या किया जाए। क्या आप जानते हैं कि फैंटास्टिको का प्रथम और प्रमुख फैनफाजम घर पर है या नहीं? उसने तुरंत पूछा। मगरमच्छ ने उत्तर दिया, मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा ही होगा, क्योंकि वह हमेशा घर पर ही रहता है। आह, पहाड़ से नीचे कौन आ रहा है? नूम ने ऊपर की ओर देखते हुए पूछा। मगरमच्छ ने अपने कंधे पर नजर डाली और गुफ तुरंत पुल की ओर भागा और प्रेरी की पीठ पर छलांग लगा दी,
इससे पहले कि वह फिर से मुड़ पाता। लाल रंग के राक्षस ने नोम के बाएं पैर पर झपट्टा मारा, लेकिन वह पूरी तरह से 1 इंच से चूक गया। आहा! जनरल हंसा, जो अब पहाड़ी रास्ते पर था। मैंने तुम्हें उस बार बेवकूफ बनाया था, तो तुमने ऐसा किया, और शायद तुमने खुद को धोखा दिया, मगरमच्छ ने जवाब दिया। अगर हिम्मत है तो पहाड़ पर चढ़ो और पता लगाओ कि प्रथम और प्रमुख तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मैं ऐसा करूंगा, गुफ ने साहपूर्वक घोषणा की, और वह रास्ते पर आगे बढ़ गया। पहले तो ये दृश्य काफी जंगली था, लेकिन धीरे धीरे यह और भी भयानक होता गया। सभी चट्टानों पर डरावने प्राणियों की आकृतियां थीं और यहाँ तक कि पेड़ों के तने भी सांपों की तरह टेढ़े मेढ़े थे। अचानक नोम के सामने एक आदमी प्रकट हुआ जिसका सिर उल्लू जैसा था। उसका शरीर बालों से भरा था, बंदर जैसा, और उसका एकमात्र वस्त्र उसकी कमर के चारों ओर लपेटा हुआ एक लाल दुपट्टा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था और उसकी गोल उल्लू जैसी आंखें घुसपैठे पर भयंकर रूप से झपक रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुफ को अपनी लाठी से धमकाते हुए पूछा। मैं फैंटास्टिको के प्रथम और प्रमुख फैनफाजम को देखने आया हूँ, जनरल ने उत्तर दिया, जिसे ये प्राणी जिस तरह से देख रहा था वो पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी वह डरा नहीं। आह, तुम उसे देखोगे, आदमी ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा। प्रथम और सर्वोच्च अधिकारी तुम्हें दंड देने का सबसे अच्छा तरीका तय करेंगे। वो मुझे दंडित नहीं करेगा, गुफ ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि मैं यहाँ उसके और उसके लोगों के लिए एक दुर्लभ उपकार करने आया हूँ। आगे बढ़ो, साथी, और मुझे सीधे अपने स्वामी के पास ले चलो। उल्लू आदमी ने धमकी भरे अंदाज में अपना डंडा उठाया। उन्होंने कहा, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो खबरदार। लेकिन यहाँ जनरल ने उन्हें बीच में रोक दिया। अपनी धमकियां बंद करो, उसने कहा, और अशिष्ट मत बनो, नहीं तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। आगे बढ़ो और चुप रहो। ये गुफ वास्तव में एक चतुर बदमाश था, और यह अफसोस की बात है कि वो इतना बुरा था, क्योंकि एक अच्छे उद्देश्य के लिए वो बहुत कुछ हासिल कर सकता था। उसे एहसास हुआ कि उसने इस भयानक पहाड़ पर आकर खुद को एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया है, लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर उसने डर दिखाया तो वह हार जाएगा। इसलिए उसने अपने सबसे अच्छे बचाव के लिए एक साहसी तरीका अपनाया। इस योजना की बुद्धिमत्ता जल्द ही स्पष्ट हो गई, क्योंकि उल्लू के सिर वाले फानफाजम ने पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता दिखाया। सबसे ऊपर एक समतल मैदान था, जिस पर चट्टानों के ढेर थे जो पहली नज़र में ठोस लगते थे। लेकिन करीब से देखने पर गुफ को पता चला कि ये चट्टानों के ढेर घर थे, क्योंकि हर एक में एक द्वार था। चट्टानी झोपड़ियों के बाहर एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ शांत था। उल्लू आदमी ने आवासों के समूहों के बीच से बीच में खड़े एक आवास की ओर रास्ता दिखाया। ये किसी भी अन्य आवास से बेहतर या बदतर नहीं लग रहा था। इस चट्टान के ढेर के प्रवेश द्वार के बाहर गाइड ने एक धीमी चीख मारी जो लियो आह जैसी लग रही थी। अचानक एक और बालों वाला आदमी दरवाजे से बाहर निकला। इस आदमी का सिर भालू का था। उसके हाथ में पीतल का एक घेरा था। वह स्पष्ट आश्चर्य से अजनबी को घूर रहा था। तुमने इस मूर्ख घुमक्कड़ को पकड़कर यहाँ क्यों लाया है? उसने उल्लू आदमी से पूछा। जवाब मिला, मैंने उसे नहीं पकड़ा। वह लाल मगरमच्छ को पार करके अपनी मर्जी से यहाँ आया था। प्रथम और प्रमुख ने जनरल की ओर देखा। तो क्या तुम जीवन से थक गए हो? उन्होंने पूछा। नहीं, वास्तव में, गुफ ने उत्तर दिया। मैं एक नोम हूँ, और राजा रोकविट द रेड की नोम्स की विशाल सेना का मुख्य सेनापति हूँ। मैं एक दीर्घजीवी जाति से आता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि मुझे अभी बहुत दिनों तक जीने की उम्मीद है। बैठ जाओ, तुम फानफासम्स, अगर तुम इस जंगली जगह में एक सीट पा सको और सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपने सारे ज्ञान और बहादुरी के बावजूद जनरल गुफ को यह नहीं पता था कि भालू की आंखों की स्थिर चमक उसके अंतरतम विचारों को इस तरह पढ़ रही थी, मानो उन्हें शब्दों में पिरो दिया गया हो। उसे नहीं पता था कि फानफासम के ये तुच्छ पत्थर के ढेर उसकी अपनी आंखों के लिए सिर्फ धोखा थे, नहीं वह यह अनुमान लगा सकता था कि वह जादुई शक्ति से बनाए गए सबसे शानदार और आलीशान शहरों में से एक के बीच खड़ा था।
उसने जो कुछ देखा वह चट्टानों के ढेरों का बंजर बंजर इलाका था, एक बालों वाला आदमी जिसका सिर उल्लू का था और दूसरा भालू के सिर वाला। फानफासम के जादू ने उसे और कुछ देखने की अनुमति नहीं दी। अचानक प्रथम और प्रमुख ने अपना पीतल का घेरा घुमाया और गुफ की गर्दन पर उसे लपेट लिया। अगले ही पल, इससे पहले कि जनरल सोच पाता कि उसके साथ क्या हुआ, उसे चट्टान की झोपड़ी के अंदर खींच लिया गया। यहाँ उसकी आंखें अभी भी वास्तविकताओं से अंधी थीं, उसने केवल एक मंद प्रकाश देखा, जिससे झोपड़ी अंदर से उतनी ही खुरदरी और असभ्य लग रही थी जितनी बाहर थी। फिर भी उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि कई चमकदार आंखें उस पर टिकी हुई थीं और वह एक विशाल और विस्तृत हॉल में खड़ा था। अब प्रथम और प्रमुख ने गंभीरता से हंसते हुए अपने कैदी को छोड़ दिया। उन्होंने कहा, यदि आपके पास कहने को कुछ दिलचस्प है तो बोलिए, इससे पहले कि मैं आपका गला घोंट दूं। इसलिए गुफ ने बोलना शुरू कर दिया। उसने एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ पर ध्यान न देने की कोशिश की, जो उसे सुनाई दे रही थी, जैसे कि एक अदृश्य भीड़ उसके शब्दों को सुनने के लिए उसके पास आ रही हो। उसकी आंखें केवल भयंकर भालू आदमी को देख सकती थीं, और उसने उसी से अपनी बात कही। सबसे पहले उसने उसकी भूमि पर विजय प्राप्त करने और देश की दौलत लूटने और उसके लोगों को गुलाम बनाने की अपनी योजना के बारे में बताया, जो परियां होने के कारण मारे नहीं जा सकते थे। ये सब बताने और नोम राजा द्वारा बनाई जा रही सुरंग के बारे में बताने के बाद, उसने कहा कि वो प्रथम और अग्रणी से अपने भयानक योद्धाओं के दल के साथ नोम्स में शामिल होने और उस लोगों को हराने में उनकी मदद करने के लिए कहने आया था। जनरल ने बहुत गंभीरता और प्रभावशाली ढंग से बात की, लेकिन जब उसने बात खत्म की तो भालू आदमी हंसने लगा, मानो बहुत खुश हो, और उसकी हंसी ऐसा लग रहा था कि मानो किसी अदृश्य भीड़ की ओर से उल्लास का स्वर गूंज रहा हो। फिर पहली बार गुफ को थोड़ी चिंता होने लगी। और किसने आपकी मदद करने का वादा किया है? अंततः प्रथम और प्रमुख ने पूछा। संकीपन, जनरल ने उत्तर दिया। फिर से भालू के सिर वाला फानफेजम हंसा। कोई और भी है? उसने पूछा। केवल ग्रोलेवॉग्स, गुफ ने कहा। इस उत्तर से प्रथम और प्रमुख को पुनः हंसी आ गई। अगला प्रश्न था, लूट की गई वस्तु में मुझे कितना हिस्सा मिलेगा? गुफ ने उत्तर दिया, जो कुछ भी आपको पसंद हो, सिवाय राजा रोकवेट की जादुई बैट के। इस पर फानफाजम जोर से हंसने लगा, जिसकी प्रतिध्वनि अदृश्य कोरस में गूंजी, और भालू आदमी इतना प्रसन्न हुआ कि वह वास्तव में जमीन पर लौट गया और खुशी से चिल्लाने लगा। ओह, ये अंधे और मूर्ख नोम्स, उसने कहा। वे खुद को कितने बड़े लगते हैं और वास्तव में कितने छोटे हैं। अचानक वह उठा और अपने एक बालदार पंजे से गुफ की गर्दन पकड़ ली, तथा उसे झोपड़ी से बाहर खुले में खींच लिया। यहाँ उसने एक अजीब सी चीख निकाली और मानो जवाब में पहाड़ की चोटी पर स्थित सभी चट्टानी झोपड़ियों से फानफासमों का झुंड झुंड में आया। सभी के शरीर बालों से भरे थे, लेकिन उनके सिर विभिन्न जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों के थे। नोम की धोखेबाज आंखों को सभी क्रूर और घृणित दिख रहे थे, और गुफ उन्हें देखकर घृणा की एक सिहरन को दबा नहीं सका। प्रथम और प्रमुख ने धीरे से अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं, और पलक झपकते ही उसके बालों वाली त्वचा गिर गई और वह आश्चर्यचकित नोम के सामने एक खूबसूरत महिला के रूप में प्रकट हुआ, जो गुलाबी रंग के धुंधले गाउन में सजी हुई थी। उसके काले बालों में फूल उलझे हुए थे, और उसका चेहरा महान और शांत था। उसी क्षण फानफासमों का पूरा समूह चीखते हुए भेड़ियों के झुंड में तब्दील हो गया, जो गुर्राते हुए और अपने बदसूरत पीले विषदंत दिखाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। अब महिला ने भी अपनी बाहें ऊपर उठाईं, जैसा कि पुरुष भालू ने किया था, और पलक झपकते ही भेड़िए रेंगने वाली छिपकलियां बन गए, जबकि वह स्वयं एक विशाल तितली में बदल गई। गुफ को डर के मारे चिल्लाने और छिपकलियों से बचने के लिए एक कदम पीछे हटने का ही समय मिला था कि तभी एक और परिवर्तन हुआ, और सभी तुरंत अपने मूल स्वरूप में लौट आए। तब प्रथम और अग्रणी, जिसने अपने बालों वाले शरीर और भालू के सिर को फिर से धारण कर लिया था, नोम की ओर मुड़ा और पूछा, क्या आप अब भी हमारी सहायता चाहते हैं? पहले से भी अधिक, जनरल ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। तो फिर मुझे बताओ, तुम फानफासमों को क्या दे सकते हो जो उनके पास पहले से नहीं है? प्रथम और प्रमुख ने पूछा।
गुफ हिचकिचाया, उसे वास्तव में नहीं पता था कि क्या कहना है। नोम राजा की प्रशंसित जादुई बेल्ट इन लोगों की आश्चर्यजनक जादुई शक्तियों की तुलना में एक बेकार चीज लग रही थी। सोना, जवाहरात और गुलाम वे बिना किसी विशेष प्रयास के किसी भी मात्रा में प्राप्त कर सकते थे। उसे लगा कि वह अपनी शक्ति से कहीं परे शक्तियों से निपट रहा है। केवल एक तर्क था जो फानफासम को प्रभावित कर सकता था, जो दुष्ट प्राणी थे। मुझे आपका ध्यान खुश लोगों को दुखी करने के अद्भुत आनंद की ओर आकर्षित करने की अनुमति दे, उन्होंने अंत में कहा। निर्दोष और हानिरहित लोगों को नष्ट करने के आनंद पर विचार करें। आह, तुमने मुझे जवाब दे दिया, प्रथम और प्रमुख ने चिल्लाया। केवल इसी कारण से हम तुम्हारी सहायता करेंगे। घर जाओ और अपने धारीदार पैरों वाले राजा से कहो कि जैसे ही उसकी सुरंग बनकर तैयार होगी, फानफासम उसके साथ होंगे और उसकी सेना को लेकर उस पर विजय प्राप्त करेंगे। केवल घातक रेगिस्तान ने ही हमें बहुत पहले उसको नष्ट करने से रोका है, और तुम्हारी भूमिगत सुरंग एक चतुर विचार है। घर जाओ और हमारे आने की तैयारी करो। गुफ को यह वादा करके जाने की अनुमति मिलने पर बहुत खुशी हुई। उल्लू आदमी उसे वापस पहाड़ी रास्ते पर ले गया और लाल मगरमच्छ को आदेश दिया कि वह रेंग कर चला जाए और नोम को सुरक्षित पुल पार करने दे। आगंतुक के चले जाने के बाद पहाड़ की चोटी पर एक शानदार और भव्य शहर दिखाई दिया, जो वहां रहने वाले फानफासम के सजे धजे लोगों की आंखों को साफ दिखाई दे रहा था। और सबसे पहले, सुंदर ढंग से सजे हुए, दूसरों को इन शब्दों में संबोधित करते हुए। अब समय आ गया है कि हम दुनिया में जाएं और इसके लोगों को दुख और निराशा पहुंचाएं। हम बहुत लंबे समय से इस पहाड़ की चोटी पर अकेले रह रहे हैं, क्योंकि जब हम इस तरह से एकांत में थे, तब कई राष्ट्र खुश और समृद्ध हुए हैं, और फानफासम की जाति का मुख्य आनंद खुशी को नष्ट करना है। इसलिए मुझे लगता है कि यह सौभाग्य की बात है कि नोम्स का ये दूत अभी हमारे बीच आया है, ताकि हमें याद दिला सके कि हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने का अवसर आ गया है। हम उसकी भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा रोकवेट की सुरंग का उपयोग करेंगे। फिर हम विम्सी, ग्रोलेवॉग और नोम्स को नष्ट कर देंगे, और उसके बाद पूरी दुनिया को तबाह करने, परेशान करने और दुखी करने निकलेंगे। दुष्ट फानफासमों की भीड़ ने उत्सुकता से इस योजना की सराहना की, जिसे उन्होंने पूरी तरह से मंजूरी दे दी। मुझे बताया गया है कि एर्ब्स सभी बुरी आत्माओं में सबसे अधिक शक्तिशाली और निर्दयी हैं, और फैंटास्टिको के फानफासम एर्ब्स की जाति से संबंधित हैं।